हेलो दोस्तों, अपने इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम भारत में अंतरिम सरकार के गठन और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि और कारणों को समझेंगे और कुछ तथ्यों को जानेंगे, जिससे हमें इस टॉपिक से संबंधित एक समझ विकसित हो जाए हमारे अंदर और हम प्रश्नों को आसानी से कर पाएँ। तो सबसे पहले अगर हम अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाए तो इसके गठन की घोषणा सबसे पहले 24 अगस्त 1946 को की गई। लेकिन अगर हम इस अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाए तो इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। तो ये दो डेट्स आपको याद रखनी है कि अगर अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की बात की जाए तो इसके गठन की घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को, और इसके गठन की बात की जाए तो इसी घोषणा के आधार पे 2 सितंबर 1946 ईस्वी को इस अंतरिम सरकार का गठन हुआ। चलिए अब इसके बाद हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि आखिर में वे कौन से कारण थे जिसके कारण इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया, या फिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना 1946। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन योजना को पढ़ा और उसमें किस प्रकार से भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कि कुल 389 सदस्य थे, और इनको यह कार्य दिया गया कि वह अपने संविधान का निर्माण करें, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके अवश्य देखें। फिर दूसरा था संविधान सभा का चुनाव। जैसा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव का प्रस्ताव था, तो इसके अंतर्गत पहली संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें से प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने 389 सदस्यों को चुना, और फिर इन्हीं सदस्यों में से भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और यह अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को गठित हुई, जो कि भारत की आज़ादी के समय तक 15 अगस्त 1947 तक एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। एक चीज़ यहाँ से समझ लेते हैं कि अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है। अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार। जैसे मान लीजिए कि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, या फिर इसको आप बजट के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब सरकार द्वारा बजट पारित नहीं किया जाता और उससे पहले सरकार को अगर धन की आवश्यकता होती है तो सरकार अंतरिम बजट पेश करती है और कुछ धनराशि अपने लिए निर्गत करती है और अपना कार्य करती है। तो ठीक उसी प्रकार से अंतरिम सरकार भी पूर्ण सरकार से पहले की सरकार होती है, जो कि अस्थायी तौर पर कार्य करती है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब अपने प्रश्नों को करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और कब किया गया? तो इसका गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया। ये डेट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई। तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को हालांकि इस अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था। तो जब 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसमें कुल 14 सदस्य थे, और उन 14 सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपा गया था, जिसमें कि 6 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के थे, 1 एंग्लो इंडियन के थे, और 1 सिख एवं 1 पारसी थे। हालांकि जब इसका गठन हुआ तब मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं थे। इनके जगह पे 3 मुस्लिम सदस्य शामिल थे जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन में शामिल होती है, तो फिर इन 3 लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है और उसके जगह पे 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन इस मुस्लिम लीग के सदस्यों का
उद्देश्य यह नहीं था कि वे भारत के संविधान का निर्माण करेंगे, बल्कि उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस के भीतर अर्थात इस अंतरिम सरकार के भीतर रहकर अलग पाकिस्तान की मांग को सरकार के सामने रखना और पाकिस्तान के निर्माण के लिए लड़ना था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया, 5 सदस्यों को शामिल किया गया मुस्लिम लीग के, जिनका की उद्देश्य था कि इस सरकार में शामिल हों और अलग पाकिस्तान के लिए लड़ाई जारी रखें। और कभी कभी यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे तत्कालीन समय के वायसराय, और वह कौन थे? वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। फिर अगर पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो उस समय के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी अंतरिम सरकार के बारे में BR अम्बेडकर ने एक बात कही थी, तो इस वजह से वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसको कि 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन BR अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसको कि 2 राष्ट्र चला रहे हैं। पहला था ब्रिटेन और दूसरा था इंडिया। अब चलिए उन 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के व्यक्तियों और उनसे संबंधित विभागों के बारे में जान लेते हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर पहले व्यक्ति की बात करें तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे और इनके पास विदेश व राष्ट्रमंडल मामलों से संबंधित विभाग था। अगले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके पास गृह, सूचना प्रसारण विभाग व रियासतों संबंधित विभाग था। तीसरे व्यक्ति थे लियाकत अली खान, जो कि मुस्लिम लीग के थे। जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम लीग के इसमें सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया था और इनके पास वित्त विभाग था। अगले थे बलदेव सिंह, जिनके पास रक्षा विभाग था। फिर जॉन मथाई, जिनके पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। अगले व्यक्ति थे C राजगोपालाचारी, जिनके पास शिक्षा विभाग था। और ये सभी अंतरिम सरकार के अंतर्गत व्यक्ति शामिल हैं। अगले थे गजनफर अली, जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे और इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। इसमें जो व्यक्ति मुस्लिम लीग थे उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से मुस्लिम लीग के व्यक्ति शामिल थे। अगले व्यक्ति थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि मुस्लिम लीग से ही संबंधित थे और इनके पास विधि विभाग था। और जोगेंद्र नाथ मंडल अनुसूचित जाति के मुस्लिम लीग से संबंधित नेता थे। अगले व्यक्ति थे C.H. भाभा, जिनके पास कार्य, खान तथा बंदरगाह संबंधी विभाग था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगले व्यक्ति थे अरुणा आसफ अली, जिनके पास रेलवे विभाग था। फिर व्यक्ति थे जगजीवन राम, जिनके पास श्रम विभाग था। अगले व्यक्ति थे I. चुंदरीकर, जो कि मुस्लिम लीग के थे और इनके पास वाणिज्य विभाग था। फिर अगले व्यक्ति थे अब्दुल रब निस्तार, जो कि मुस्लिम लीग के ही थे और इनके पास डाक एवं संचार विभाग था। तो इस प्रकार से कुल 5 व्यक्ति ऐसे थे जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। हालांकि इसी अंतरिम सरकार के बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया और यह बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा लगातार जारी रहा, जिसको देखते हुए अंततः ब्रिटेन की सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो इस संविधान सभा द्वारा नियम बनाए जाएंगे वो जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये था अंतरिम सरकार और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा यह प्रयास पसंद आता है, तो हो सके जितना वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।